हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। रिटायरमेंट प्लानिंग की जब भी बात आती है ना, तो एनपीएस एक घटिया किस्म का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें आप कभी भी निवेश मत कीजिएगा। इसके जगह आप क्या कीजिए, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए। आपका काफी ज्यादा पैसा बनेगा और रिटायरमेंट आप काफी आसानी से ले पाओगे। ऐसा मैं नहीं कहता, कई सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स आपसे कहेंगे और इसके पीछे मोटा मोटी तौर पे वो 2-3 रीजंस भी बताएंगे। सबसे पहला रीजन बताएंगे कि एनपीएस में आप मैक्सिमम 75% इक्विटी एक्सपोजर रख सकते हो। बचा हुआ 25% आपको डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना पड़ता है, जिसके चलते ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका एनपीएस का जो रिटर्न है वो कम हो जाता है और उतना अच्छा कॉर्पस आप नहीं बना पाते। सेकेंड रीजन वो आपको बताएंगे कि एनपीएस में एक बार आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी तो आपका पैसा 60 इयर्स तक लॉक हो जाता है, यानी आप 60 इयर्स के होने के बाद ही वो पैसा निकाल पाओगे। थर्ड रीजन बताते हैं, 60 इयर्स के बाद भी आप अपने कॉर्पस का ओनली 60% ही लमसम निकाल पाओगे। बचा हुआ जो 40% है, इसका आपको कंपल्सरीली एन्युटी लेना पड़ेगा। एन्युटी यानी आपको आपका पैसा एक ऐसे पेंशन फंड में डालना पड़ेगा जहां से आपको मंथली बेसिस पे पैसा मिलता रहे। और एक रीजन बताएंगे कि जो पेंशन फंड में आप अपना 40% कॉर्पस डालोगे, उसमें से उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते। तकरीबन 6-7% के रिटर्न्स मिल पाते हैं, जो कि इनफ नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड में आपका पैसा है तो आप उस पैसे के मालिक हो। आप चाहे जब भी उसे निकाल सकते हो, रिटायरमेंट के बाद में आपको चाहिए वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो और 10-12% के रिटर्न्स जनरेट करके एक अच्छा पेंशन भी कमा सकते हो। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन ये यूट्यूबर्स आपको ये नहीं बताएंगे कि अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम चूज की है और आपका टैक्स ब्रैकेट 30% है, तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, एनपीएस या फिर म्यूचुअल फंड। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि अगर न्यू टैक्स रिजिम में आप हो, आपका टैक्स स्लैब 20%, 30% है या फिर 5% है, तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, एनपीएस या म्यूचुअल फंड। ये आपको ये भी नहीं बताएंगे कि एनपीएस में या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बिहेवियरल इफेक्ट्स क्या है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों के बारे में जरूर जानने की कोशिश करेंगे, इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम कैलकुलेशंस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका कॉर्पस एनपीएस में अच्छा बनेगा या फिर म्यूचुअल फंड में अच्छा बनेगा। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आप इसे आखिरी तक देखिएगा। आपके फाइनेंशियल नॉलेज में जरूर वैल्यू एडिशन होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। तो अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में ले लीजिए या फिर स्टॉक में ले लीजिए, तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह आप एक बार जरूर ले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको पता होना काफी जरूरी है कि अगर आप एनपीएस में निवेश करते हो तो आपको कहां पे टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। एनपीएस के अंडर आपको 3 सेक्शन के अंडर टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, जो कि है 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2। 80CCD2 एक अलग किस्म का टैक्स बेनिफिट है जो कि काफी सारे लोग नहीं जानते। तो 1 बाय 1 हम हर एक सेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है 80CCD1। इसमें क्या है कि अगर आपका 1.5 लाख तक का सेविंग्स नहीं हो पा रहा, तो बेशक आप जा सकते हो, एनपीएस में निवेश कर सकते हो और 1.5 लाख तक की इनकम पे ना आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। फिर आता है सेक्शन 80CCD1B। ये ओवर एंड अबव 1.5 लाख से, इसमें आप एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज का भी निवेश कर सकते हो, यानी आपका टोटल 2 लाख तक का जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाता है। फिर आता है थर्ड सेक्शन, जिसका नाम है 80CCD2। ये स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट एनपीएस स्कीम होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर यानी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहाफ पे अगर एनपीएस में निवेश करती है, तो वो जितना भी निवेश करती है उसका मैक्सिमम सीलिंग रहेगा बेसिक प्लस डीए के 10%, जो आपके इनकम से माइनस हो जाता है और आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि आपका बेसिक प्लस डीए जो होता है वो होता है 1 लाख रुपए, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो 1 लाख के 10% यानी
₹10,000 पर मंथ अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे एनपीएस में निवेश किए तो आपका जो इनकम है ना वो सालाना 1.2 लाख से कम हो जाएगा और उसके ऊपर आपका टैक्स बचेगा। अब इसमें डबल एडवांटेज होता है, आपका पैसा एनपीएस में भी जाता है, यानी आपका ग्रॉस इनकम कम हो जाता है, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, प्लस कॉर्पोरेट ना इस इन्वेस्टमेंट को एज ए एक्सपेंस दिखा के अपने भी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकती है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर ये फैसिलिटी आपको मुहैया नहीं करवाता तो आप जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट से या फिर आपके एचआर डिपार्टमेंट से बात कीजिए, वो जरूर एग्री करेंगे और आपके लिए ये कॉर्पोरेट एनपीएस प्लान जरूर शुरू करेंगे। तो ये तो हो गया टैक्स इंप्लीकेशंस के बारे में। अब हम जानेंगे कि एनपीएस में निवेश करने के बाद आपका कितना पैसा बनेगा और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद में कितना पैसा बनेगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका कितना बनेगा और न्यू टैक्स रिजिम में कितना बनेगा। चलो तो अब हम ये एज्यूम करते हैं कि आपने ओल्ड टैक्स रिजिम चूज की है और आपका जो टैक्स ब्रैकेट है वो है 30% का। अब ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको तीनों सेक्शन का बेनिफिट मिलता है जिसमें आप टैक्स पे छूट पा सकते हो। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि आपने एनपीएस अकाउंट खोला है जो कि टियर 1 अकाउंट है। ये जो टैक्स बेनिफिट है आपको सिर्फ और सिर्फ टियर 1 अकाउंट पे मिलेंगे, टियर 2 अकाउंट में कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। अब हम ये मान लेते हैं कि मंथली बेसिस पे आप एनपीएस में 10,000 रुपीज की एसआईपी कर रहे हो, तो आपका होराइजन रहेगा हम मान लेते हैं 30 साल का, और इसके ऊपर हमने कंसीडर किया है कि आपको एनुअल जो रिटर्न्स मिलेंगे वो मिलेंगे 10% के। अब आप शायद ये कहोगे कि आपका एक्सपोजर 75% है इक्विटी में, तो फिर आपने 10% के रिटर्न्स क्यों कंसीडर किए हैं। चलो तो जो इन्फ्लुएंसर्स आपसे कहते हैं कि 25% जो डेट में जाता है उसकी वजह से आपका रिटर्न्स कम हो जाता है, तो इक्विटी में आपको तकरीबन मिलेंगे 12-13% के रिटर्न्स, लेकिन डेट पोर्शन पे मिलेंगे 8.5-9 के। तो मैंने एवरेज ले लिया, आपको 10% के रिटर्न्स काफी आसानी से मिल सकते हैं एनपीएस में। और हिस्टोरिकली भी देखें तो एनपीएस ने पिछले 10 साल में 10% के रिटर्न्स काफी आसानी से दे दिए हैं, और इसी के लिए मैंने इसमें 10% के रिटर्न्स कंसीडर किए। तो ये जो पूरा टेन्योर है 30 साल का, उसमें आपका कॉर्पस जो बनेगा तकरीबन बनेगा 2,27,00,000 के आसपास बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें टैक्स बेनिफिट का क्या फायदा होता है उसे भी देखेंगे। जैसे ही आप 10,000 रुपए पर मंथ आपका पैसा एनपीएस में डालते हो, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स बच रहा है, यानी क्या बच रहा है आपका 3,000 रुपीज पर मंथ का पैसा आपका बच रहा है। तो आप क्या करोगे, यह जो 3,000 रुपए है उसे आप किसी अच्छे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे, अगेन फॉर 30 ईयर्स, और हम कंसीडर करते हैं कि इसके ऊपर आपको सालाना 12% के रिटर्न्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इक्विटी में 100% पैसा डाला है और आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 12% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये कॉर्पस आपका 30 साल में कितना हो जाएगा, 1,05,00,000 का। अब इस 1,05,00,000 के कॉर्पस में से आपका जो कैपिटल गेन हुआ है वो हुआ है 95 लाख रुपीस का। अब जब आप ये विड्रॉ करोगे तो इसके ऊपर आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 10%। फर्स्ट 1 लाख रुपीस पे नहीं लगेगा, बाकी के ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, 94 लाख पे आप 10% का टैक्स दोगे तो वो आएगा 9,40,000 रुपीस। तो आपका जो कॉर्पस है 1,05,00,000 का, उसमें से आपको 9,40,000 माइनस करने हैं। तो मोटा मोटी तौर पे आपका जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 96 लाख रुपीस का। अब आपने क्या करना है, जो आपका एनपीएस का कॉर्पस था उसमें इसे जोड़ देना है। सो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,27,00,000 पे आप ऐड कर दीजिए 96 लाख, तो तकरीबन आपका जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 3,23,40,000 के आसपास। अब हम ये देखेंगे कि अगर सेम एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में करोगे तो कितना आपका पैसा बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 10,000 रुपए है, आपने मान लो कि एनपीएस नहीं खोली और आपने ये 10,000 सीधा एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड में, जो कि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, इसमें हम टाइम होराइजन सेम कंसीडर करेंगे 30 इयर्स का, और रेट ऑफ रिटर्न हम कंसीडर करेंगे 12% के। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने कोई एसेट एलोकेशन नहीं की है और जो कुछ भी पैसा है टोटली आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा दिए हैं। तो ये जो 30 साल का स्पैन है ना, इसमें आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 3,53,00,000 के आसपास। अब आप कहोगे कि यार ये तो एनपीएस से ज्यादा है, लेकिन वेट अ मिनट,
जब भी आप ये कॉर्पस निकालने जाओगे तो उसके ऊपर आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें आपको जितना भी कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें कितना कैपिटल गेन हुआ है और कितना टैक्स देना पड़ेगा ये भी हम देख लेते हैं। इसमें आपका खुद का जो निवेश है वो है 36 लाख का, और इसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन मिला है वो तकरीबन मिला है 3 करोड़ 17 लाख का। उसमें से 1 लाख रुपए हम जाने देंगे क्योंकि उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन बचा हुआ 3 करोड़ 16 लाख इसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये टैक्स आप अपने टोटल कॉर्पस यानी 3 करोड़ 53 लाख से माइनस करोगे तो आपकी कॉर्पस की वैल्यू आ जाती है 3 करोड़ 21 लाख के आसपास। अब एनपीएस में आपने कमाया 3 करोड़ 22 लाख, म्यूचुअल फंड में कमाया आपने 3 करोड़ 21 लाख। कहां पे ज्यादा हुआ? आई कैन अंडरस्टैंड कि मार्जिनली ज्यादा है, सिर्फ 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन जो आपको बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड में आपका ढेर सारा पैसा बनेगा, एनपीएस में निवेश बिल्कुल नहीं करना, यह स्ट्रैटेजी गलत है। आपको कंसिडर करना है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, क्योंकि एनपीएस ये एक टैक्स इफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 30% है तो आपने एनपीएस में निवेश करते वक्त जरूर सोचना चाहिए और एनपीएस का ऑप्शन आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना है। तो ये एक चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है। अब हम कंसीडर करते हैं कि आपका अगर 20% टैक्स स्लैब ब्रैकेट है तो आपको कितना फायदा होगा या फिर कितना नुकसान होगा। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो एनपीएस में निवेश करने के बाद आपके पास जो टोटल कॉर्पस आएगा ओवर द पीरियड ऑफ 30 इयर्स वो रहेगा 2 करोड़ 91 लाख, और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद में आपको मिलेंगे 3 करोड़ 22 लाख। तो ऑन पेपर आपको म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। आप एनपीएस में निवेश करने के अलावा म्यूचुअल फंड में निवेश जरूर कर सकते हो, लेकिन आपने एक चीज और कंसीडर करनी है कि ह्यूमन टेंडेंसी बेसिकली प्रोग्रेसिव नेचर की होती है। आज आपकी पेमेंट कम है इसका मतलब आप ज्यादा पेमेंट के कभी काम नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता। आगे जाके आपकी पेमेंट बढ़ सकती है और आप 20% टैक्स ब्रैकेट से 30% टैक्स ब्रैकेट में भी जा सकते हो। आने वाले 1 साल में जा सकते हो या फिर आने वाले 4-5 साल में जरूर जा सकते हो। तो वो भी एक कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में रखना है। अब हम बात करते हैं कि जिसकी टैक्स लायबिलिटी 5% है या फिर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति ने एनपीएस में ना भी निवेश किया तो भी चलेगा, म्यूचुअल फंड में निवेश करना उसके लिए काफी बेटर हो सकता है। ये तो हो गया ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में। अब हम बात करेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को प्ले आउट करना है। अब न्यू टैक्स रिजिम में जो हमने 3 सेक्शन डिस्कस किए थे, 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2, इसमें से 2 सेक्शन को आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि है 80CCD1 और 1B, यानी 1.5 लाख और उसके ऊपर का जो 50,000 का जो टैक्स बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता था वो न्यू टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कॉर्पोरेट एनपीएस प्लान का जो टैक्स बेनिफिट है वो न्यू टैक्स रिजिम में कंटिन्यू रखा गया है। तो अगर न्यू टैक्स रिजिम में आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो, आपकी इनकम ज्यादा है और आपके कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर ने आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल करवा के दी है, तो आपने एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आप एनपीएस में निवेश करें या फिर ना करें। अगर न्यू टैक्स रिजिम में आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 20% से कम है, 5% है, 10% है, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हो तो मैंने जैसे आपको बताया, आप फ्यूचर का भी थोड़ा अंदाजा लीजिए कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में जाओगे या फिर नहीं जाओगे, और उस हिसाब से आपको अपनी जो रिटायरमेंट प्लानिंग की जो ये है इन्वेस्टमेंट है उसे कंसिडर करना है। चलो, अब तक तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट था जिसमें आपको कहा गया था कि एनपीएस में उतने रिटर्न्स नहीं बनते जितने म्यूचुअल फंड्स में बन सकते हैं, इस पॉइंट को हमने काउंटर करने की जरूर कोशिश की है और इसका कंक्लूजन ये है, अगर आपका टैक्स ब्रैकेट ज्यादा है तो एनपीएस आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें हम थोड़ा डीप में थोड़ा सोचने की कोशिश करें तो एनपीएस का और एक एडवांटेज है कि आपको जो असेट एलोकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑटोमेटिकली हो जाता है। मान लो कि 75% आपने इक्विटी चूज किया है, 25% डेट चूज किया है, तो आपका जो रीबैलेंसिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है और उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं करना पड़ता,
जो पेंशन फंड हाउस है, आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है एनपीएस के, वो ऑटोमेटिकली आपका जो ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते हैं। लेकिन अगर आपने एनपीएस में निवेश नहीं किया है, प्योरली म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी बेस्ड स्कीम में अगर आपने पैसा डाला है, तो उसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है और आपको असेट एलोकेशन का भी खुद से ध्यान देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मार्केट आपकी टॉप पे है, आपका इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा हो गया है, डेट में एक्सपोजर कम है, तो आपको खुद से जाके इक्विटी स्कीम को रिडीम करना पड़ेगा और उसका कुछ कॉर्पस आपको डेट में डालना पड़ेगा। तो जब भी आप रिडीम करोगे, शायद आपको एग्जिट लोड लग जाए, शायद आपको टैक्स इंप्लीकेशंस आ जाए और वहां पे डेट में निवेश करते हो और एक्स्ट्रा आपको खर्चा जरूर हो सकता है। तो अगर ओवरऑल हम देखें कि अगर आप म्यूचुअल फंड में खुद से निवेश करते हो, खुद से पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते हो, तो हो सकता है कि आपके जो 12% के रिटर्न्स हमने कंसीडर किए हैं वो 8, 9 या फिर 10% के ही हो सकते हैं। तो उस केस में मे बी 20% टैक्स ब्रैकेट में जो आदमी है उसे भी एनपीएस में ज्यादा रिटर्न्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, कोई आपसे कुछ भी कहे, आपको थोड़ा लॉजिकली सोचने की जरूरत है और खुद से आपको ये डिसाइड करना है ऑन पेपर कैलकुलेशंस करके, प्रैक्टिकलिटी देख के कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रह सकता है। अब हम बात करेंगे कि सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपको 40% जो है कंपल्सरीली एन्युटी प्लान में डालना पड़ता है, जहां पे आपको 6.5-7% के रिटर्न्स मिलते हैं, जो कि इतना अट्रैक्टिव नहीं है। चलिए, अब हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद में 1 लाख रुपए मिल गए और आपने डिसाइड किया कि ये 1 लाख रुपए में सीधा जाऊंगा और इंडेक्स फंड में निवेश कर दूंगा। अब इंडेक्स फंड तो कैसा है, ऊपर नीचे होते रहता है। फिर भी हम मान लेते हैं कि इंडेक्स फंड में आपको सालाना 15% मिलेंगे। 3 साल के लिए आपको 15% मिल गए, लेकिन चौथे साल में आपका पोर्टफोलियो 15% डाउन हो गया। मान लो मार्केट क्रैश हो गई किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से, तो आपका 1 लाख का कॉर्पस कितना हो जाएगा? 1,29,000 हो जाएगा। ठीक है, अब किसी इंसान ने एनपीएस में डाला है 1 लाख रुपए, जिसे वो कंपलसरी एन्युटी फंड में डालेगा, जहां पे उसको मिलेगा सालाना 7% का रिटर्न। लेकिन ये 7% का रिटर्न जो है वो गारंटीड रिटर्न है। तो इसका 4 साल में कितना हो जाएगा? हर साल अगर उसे 7% के अगर रिटर्न्स मिले, तो इसका कॉर्पस हो जाएगा 1,31,000। अब कहां है आपका कैलकुलेशन? 1,29,000 से तो 1,31,000 ज्यादा ही है। इसका मतलब क्या कि रिटायरमेंट के बाद में ना आप इमोशनली वीक होते हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके कॉर्पस का कुछ हिस्सा आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे गारंटीड रिटर्न दे, ना कि वोलेटिलिटी रहे आपके इन्वेस्टमेंट में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो एनपीएस स्कीम डिजाइन की है, उसे प्रॉपरली रिसर्च करके और ह्यूमन बिहेवियर को कंसीडर करके ही बनाई है। इसलिए आप इस पे भी मत विश्वास रखिए कि आपका 40% जो कॉर्पस है वो किसी लो इंटरेस्ट रेट रिटर्न्स में आपका कॉर्पस फंस गया है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद में आपको एक कॉर्पस होना जरूरी है जहां पे आपको गारंटीड रिटर्न्स मिल सके। चलिए, अब हम तीसरा जो पॉइंट है उसे काउंटर करने की कोशिश करेंगे। कई सारे लोग कहते हैं कि इसमें आपका जो पैसा है 60 इयर्स तक लॉक हो जाता है, अगर आपको बीच में पैसा लगे तो आप उसे निकाल नहीं पाओगे। तो इसमें भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में ये सोच के इन्वेस्ट किया एज फार एज योर रिटायरमेंट प्लानिंग इज कंसर्न कि मैं चाहे तब इस पैसे को निकाल सकूं, तो मैं गारंटीड बताता हूं कि आप उस पैसों को बीच में कहीं ना कहीं जरूर निकालोगे। अगर ये बात आपकी रिटायरमेंट की है तो कोशिश कीजिए कि ऐसे इन्वेस्टमेंट एसेट में आप डालो जहां से आप है ना पैसा जल्दी निकाल ना पाए। एनपीएस में भी वही होता है, 60 साल के बाद ही आप पैसा निकालोगे, क्योंकि उसी वक्त आपको पैसों की जरूरत होती है। और अगर म्यूचुअल फंड में आपने कुछ कॉर्पस बीच में से निकाल लिया ना, तो वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है ना वो खत्म हो जाता है और आपका उतना कॉर्पस नहीं बन पाएगा जितना आप एनपीएस में बनाओगे। इसे समझाने के लिए ना मैं एक आपको काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। पीटर लिंच, जो कि काफी फेमस इन्वेस्टर है, इन्होंने अपने पूरे करियर में 27% CAGR से अपना जो वेल्थ है उसे ग्रो किया है। ऑन दी अदर हैंड
हमारे जो महान भगवान है स्टॉक मार्केट के, वॉरेन बुफेट, उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है उसे 19% से बढ़ाया है। तो वैसा देखा जाए तो पीटर लिंच के जो रिटर्न्स है वो तकरीबन 8% से एनुअली ज्यादा है। तो ऑब्वियसली पीटर लिंच का जो पोर्टफोलियो है वो सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह जो है वो है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने इतनी वेल्थ जनरेट क्यों की? क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को काफी लंबा समय दिया। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जो थी वो जब 11 साल के थे तब से शुरू की थी, और वो आज 80-85 प्लस है। इसका मतलब पिछले 70 साल से उनका जो पोर्टफोलियो है उसका कंपाउंडिंग होते जा रहा है। तो जितना लंबा आप खेलोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस एंगल से भी आपको एनपीएस की तरफ देखना काफी जरूरी है। तो आई होप आज के इस वीडियो में हमने काफी डिटेल में एनपीएस के बारे में डिस्कशन किया है। आपके फाइनेंशियल नॉलेज में जरूर वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।